गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको होली की हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, छोटा हफ्ता है, 3 कारोबारी सत्र, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी और उसके बाद फ्राइडे को गुड फ्राइडे के चलते मार्केट हॉलिडे। तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड से आए हैं, एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जाने वाले हैं। इसका मजा ही अलग है। ऐसा वीक हमेशा होना चाहिए। हाँ, ये धीरे धीरे 4 डेज वर्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये 3 दिन का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि ये कितना सेट बैठता है। लेकिन ग्लोबली पिच रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एक फ्लैटिश ओपनिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने एक दिन का ट्रेडिंग सेशन मिस आउट करा क्योंकि हमने मंडे को ट्रेड नहीं करा जब ग्लोबली मार्केट्स अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो दरअसल हम लोग 600 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स छोड़ के गए थे। तो 100-150 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए देखना होगा ये तगड़ा गैप अप किस हद तक सस्टेन होता है, क्योंकि बाकी वेरिएबल थोड़े से चिंताजनक हो गए। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, कच्चा तेल। ऐसे नीरज जी, थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय अभी भी बना हुआ है। मुझे लगता रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जो पैंडेमिक की केसेस वगैरह हैं, ये सब खासतौर भारत में आप देखिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अमेरिकी बाजार 2 दिन का अगर आप उसमें देखना चाहें तो वो एक बड़ी घटना वही आर की गोज वाली हुई है, जिसमें कुछ बैंकों को जो है नुकसान हुआ है। अब नुकसान कितना हुआ है इसका असेसमेंट धीरे धीरे पता लगेगा। कुछ लोग कह रहे $2 बिलियन का है, कुछ लोग कह रहे उससे ज़्यादा का हो सकता है। तो वो दिक्कत कर सकता है आगे जाते हुए। अगर ये हम पे भी असर आएगा क्या, या बस मूड सेंटीमेंट बिगड़ा? नहीं, अगर क्रेडिट स्विस को नुकसान हो रहा, वो बेच रहा, तो फिर वो लॉस कवर करने के लिए यहाँ भी बेचेगा अपनी माल। वो तो फिर ग्लोबली उनको लॉस, तगड़ा लॉस है क्या क्रेडिट स्विस का? अभी अंदाजा नहीं है, क्लियर अंदाजा नहीं है। कोई कह रहा, देखो एक्सपोजर तो $50 बिलियन का है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आरकेपीगोज का एक्सपोजर, हाँ, उसमें से कितना बेच के उन लोगों ने कर लिया ये देखना होगा। कितना नुकसान क्रेडिट स्विस ने, नोमुरा ने भर लिया है और किसके किसके पास कितना है ये पता लगेगा। लेकिन एक व्यू इसमें यार जिससे मैं थोड़ा कन्विंस हूँ कि $2-4-5 बिलियन से क्रेडिट स्विस की सेहत में क्या फर्क पड़ेगा। ये $1 ट्रिलियन को मैनेज करते हैं, तो इतनी छोटी रकम का नुकसान मान लो वो भी गया। ऐसा हुआ क्यों? ये यूएस मार्केट तो चल ही रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस पे पड़े हुए हैं। नहीं, उसमें कुछ स्टॉक्स गिरते हैं ना वहाँ पे। देखिए वहाँ पे सर्किट नहीं होता है और ना वहाँ पे फ्यूचर होता है। कैश का स्टॉक है 70% गिर जाता है। तो लास्ट वीक में अगर आप देखें तो वाईकॉम, सीबीएस का, डिस्कवरी का, इन सब पे एक्सपोजर था इसका 30-40% गिरे। वो दरअसल मैंने आपको बताया ना, प्रोडक्ट ही बड़ा इंसेन टाइप का प्रोडक्ट है कि आप खरीद लीजिए, नुकसान होगा तो मैं भर दूंगा, लॉस होगा तो ले लूंगा मैं। तो बैंक ने क्यों खरीदा उनके ब्याह पे? फिर एक्सपोजर भी आपने दिया। अब उधर नुकसान हो गया तो आप कह रहे हो उससे कि पैसे लाओ, उसके पैसे नहीं है तो आप उसका माल फोड़ रहे हो, है ना। प्लेस शेयर जैसे आप करके जाते हैं फिर तोड़ते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो हालांकि अमेरिका में ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे आपको मिलते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बंडलिंग की गई है। तो उसका नुकसान हुआ, देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर इस वजह से नहीं होना चाहिए। वन ऑफ इवेंट है क्योंकि बहुत बड़ी रकम नहीं लगती। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर खुलेगा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, अब आप असली मुद्दे पे आ जाएं जहाँ पे बॉन्ड यील्ड 1.71 से ऊपर निकल रही है, कच्चा तेल 65 से ऊपर निकल रहा, बावजूद इसके कि वो शिप चली गई है क्योंकि ओपेक की बैठक में पता नहीं क्या होने वाला है, लोगों को डर लग रहा है। तो ये जो ट्रेड सेटअप है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा मुझे। तो ये शिप निकली कैसे? वो पहले दिखाया था इतनी ताकत थी शेप, एक छोटा सा बुलडोजर, उसमें से मिट्टी निकाल रहा है, वो चींटी जैसा जो शिप निकल आई। ये हो सकता है फुल मून में वो हाई टाइड का फायदा मिल गया। हाई, वही उसमें लिखा हुआ था कि टाइड का और फुल मून की वजह से थोड़ा फायदा मिला। तो जिसकी वजह से घुसे थे उसी की वजह से फायदा मिला। तो खैर एनीवे, शिप निकल गई, ये बहुत अच्छी खबर है। और क्योंकि वहां से भी बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन अब ट्रेड रफ्तार में आ गया है। तो मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ा सावधानी पूर्वक ट्रेड करें। 2 दिन के गैप में हो सकता है कहीं कहीं बहुत अच्छी तेजी देखने को मिले, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है आज। हाँ, मेल हम दोनों के लिए इजी होगा कि गैप अप हमें पता है कि कौन से स्टॉक्स होंगे जो अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद की तस्वीर तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। हाँ, ये 20 स्टॉक्स हैं, पढ़ाई करिएगा, स्टोरीज अच्छी लगी तो आप उनमें से शॉर्टलिस्ट करिएगा उन स्टॉक को, फिर ट्रेड लीजिएगा। और दिन के दौरान आपको लगे कि भाई ओपनिंग से पहले ट्रेड दे दिए, फायदा क्या है, तो ओपनिंग के दौरान तो एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा पैनल रहता है सीन के आवाज पे, वो लाइव ट्रेडिंग में भी आपकी मदद कर रहा होगा। तो ये बेसिकली आपके वो स्टॉक्स हो गए जो इन न्यूज हैं, इन मोमेंटम है या किसी और वजह से फोकस में है। तो आपकी जो लिस्ट तैयार हो रही है, दरअसल 10 के 10 बल्लेबाज हैं। तो मेरे पास कुछ गेंदबाज भी हैं आज। गेंदबाज हैं? हाँ, होने भी चाहिए, ठीक बात। तो गैप अप के बाद भी, मतलब गैप अप के बाद बेच दो, गैप अप होगा तब बेचने का। ठीक है। तो मैं शुरुआत थोड़ी सी फार्मास्यूटिकल बेट्स के साथ कर रहा हूं।
बायोकॉन पहला स्टॉक है जो रडार पर रखिएगा। अच्छा, ये स्टॉक अपने हाई से बढ़िया करेक्ट होके गजब की कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब मुझे नहीं पता टाइम करके कि आज ही ये तेजी आनी शुरू होगी, पर कंसोलिडेशन बढ़िया है, तो वैसे भी लगता है बायोकॉन के लिए बढ़िया लेवल से एक्यूमुलेट करने के, है ना। तो बढ़िया कंपनी थी, कंसोलिडेशन के मोड पे है, चलना चाहिए। कब चलेगा ये कहना मुश्किल, लेकिन आज एक खबरों का सहारा है, तो हो सकता है आज थोड़ा सा अपमूव मिल जाए, इसीलिए ट्रेडिंग का बेट, खरीदारी करने का मन। और बाजार ऐसा है कि गैप अप के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसेस पे फोकस बढ़ना चाहिए। बायोकॉन फार्मा ने ब्राजीलियन कंपनी लिब्स फार्मास्यूटिका के साथ ब्राजील में जेनरिक फॉर्मुलेशंस को लॉन्च करने का करार करा है। बायोकॉन फार्मा दरअसल इसी कंपनी बायोकॉन की एक सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी है। इस पार्टनरशिप के चलते बायोकॉन अपने जेनरिक फॉर्मुलेशंस के साथ एंटर कर रहा है लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में। तो बढ़िया खबर है, 405 के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। दो स्टॉक और इंटरेस्टिंग, मैंने हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल के साथ शुरुआत करी, कोविड टाइम्स, पैंडेमिक और वो वापस हॉस्पिटलाइजेशंस की शुरुआत, मुंबई में अपडेट आ रहे थे बेड रेस्ट को लेकर, वापस कंसर्न्स आने लगे हैं। पहली नेशनल ऑक्सीजन नाम की कंपनी, अच्छा इसमें प्रमोटर्स पिछले 2 क्वार्टर्स से स्टेक बढ़ा रहे हैं, 67.5 था 69.99, 70% पे प्रमोटर्स अपना स्टेक ले आए। इस बीच एक प्रमोटर एंटिटी को यूनिट 10 12 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी कर रहे हैं। दरअसल लोन आउटस्टैंडिंग के वनस्पत ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी कर रही है कंपनी। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि एक्स ग्रुप का है, साल के आईस 51 के थे, बढ़िया करेक्ट हुआ है। एक्स ग्रुप का फिर भी मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है जैसे मैंने वो सयाजी होटल्स की बात करी थी, आने वाले कुछ दिनों तक अच्छा अपमूव दिखाएगा। अगर ऐसा रहा तो मुझे लगता है फिर वो कंसर्न रहना नहीं चाहिए। ये कंपनी लिक्विड और गैसियस ऑक्सीजन बनाती है, नाइट्रोजन बनाती है, मेडिकल ऑक्सीजन बनाती है, तो इसको रडार पे रखेंगे। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और साथ साथ मुझे लगता है टेलविंड्स वैसे ही बनी हुई हैं। दूसरी कंपनी इसी कड़ी में, क्योंकि इसका नाम लिया तो इस इंडस्ट्री का पापा लिंडे इंडिया आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। 1900 प्लस के साल के हाईज, 1933-1950 शायद साल के हाईज हैं, वहां से करेक्ट हुआ है लिंडे इंडिया। ये कंपनी इस देश की लीडिंग इंडस्ट्रियल गैसेस बनाने वाली कंपनी है, पर ऑफ लेट ये इस समय की ताजा स्थिति अभी मुझे नहीं पता। पिछली बार वाले वेव 1 में जब दिक्कतें बढ़ी थी, तो इनफैक्ट एक समय था जब नॉर्मल डिमांड से 4 टाइम्स ज्यादा डिमांड मेडिकल ऑक्सीजन की हो रही थी। तब लिंडे के ऊपर काफी सारी स्टोरीज भी आई थी, कैसे इनके जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में प्लांट्स हैं, वहां से कैसे वो ड्राइवर्स अभी भी गाड़ियां ऑक्सीजन सप्लाई देश भर में कंटिन्यू कर रहे हैं। वो समय वो था जब आपको याद होगा स्टेट्स ने ऑक्सीजन अपने जब तक पूर्ति ना हो तब तक दूसरे राज्य में देने से मना कर दिया था, याद होगा आपको सब समय। इन कंपनीज ने वो डिमांड की पूर्ति करी थी। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल गैसेस जो ये बनाते थे उसको ट्वीक करा था, प्लांट से फिर मेडिकल ऑक्सीजन बनाना शुरू करा था मदद करने के लिए। उस टाइम पे लिंडे इंडिया बढ़िया चला था, मुझे लगता है इस रीसेंट करेक्शन के बाद बढ़िया चलने की तैयारी कर सकता है। 1765 हैवी बड़ा टिकट साइज वाला काउंटर, पर वैसे ही गजब की पेडिग्री, बढ़िया स्टॉक, बढ़िया धंधा। मुझे लगता है 1765 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके पर लिंडे जैसे स्टॉक गिरे ना तो एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक्स ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। शुरुआत सेल से करेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने कहा था पीवीआर और इंटरग्लोब को बेच के चलिए, और अच्छी गिरावट इनमें देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि अभी ये दौर थोड़ा और इनमें सेल साइड का रहेगा, क्योंकि इंडिया में जो कोविड की सिचुएशन है वो काफ़ी बिगड़ती जा रही है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग गया है और ये 15 अप्रैल तक चलने वाला है, तो सिचुएशन बहुत अच्छी है नहीं दरअसल। और ट्रेवल में भी दिक्कतें आ रही हैं, लोग जाने में खुद ही अब परहेज़ कर रहे हैं, मॉल्स में ऑलरेडी एंट्री नहीं ले रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स जो बहुत दिनों तक सस्टेन करके रहे हैं, शायद पेशेंस टूटेगा, क्योंकि ये दिक्कतें बहुत जल्दी खत्म होती हुई दिख नहीं रही। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे कंट्री में आप होली के मौके पर देखिए, आपने तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरह से लोग होली खेल रहे हैं, जिस तरह से रैली चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा किसी को बहुत चिंता है। तो ये चिंता अगर आपको नहीं है तो ये चिंता कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। मुझे लगता है पीवीआर और इंटरग्लोब में बेच के चलिए। आईओसी और एचपीसीएल में भी सेल कॉल है, इसलिए है क्योंकि इस पैंडमिक की वजह से डिमांड में बहुत तगड़ा जर्क आ रहा है पेट्रोल और डीजल की, वो डिमांड गिर रही है और उसका इम्पैक्ट इस पर दिखेगा। दूसरा, क्रूड ऊपर बढ़ा हुआ है, सरकार मैं कह रहा हूँ लेकिन बढ़ाने नहीं दे रही, दाम बढ़ नहीं रहे पेट्रोल डीजल के, क्योंकि क्रूड तो $65 पे पहले से ही खड़ा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम वहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा। और अब ओपेक की जो बैठक है 31 और 1 को, उस पर भी शायद फिर से प्रोडक्शन कट, या तो स्टेटस को छोड़ देंगे
या हो सकता है कुछ और भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC और HPCL में बेच के लिए, BPCL इसलिए नहीं करो क्योंकि वो न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, कभी भी कोई भी इधर उधर की खबर आ जाती है तो स्टॉक में मोमेंटम आ जाता है। तो अच्छा, ये लॉकडाउन जो है ना सुबह 7 बजे तक चल रहा है महाराष्ट्र में। तो सुबह हालांकि हम जिस समय आते हैं उस समय गाड़ियां वैसी रोड पे नहीं रहती, लेकिन फिर भी जितनी रहती है उससे भी बहुत कम मिनिस्क्यूल इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आई पूरे रास्ते में। तो लॉकडाउन तो वापस आ गया है, इंपैक्ट दिखता है। अच्छा, अगला स्टॉक जो है वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। अब इसने रीजेक्ट करा अपने बिजनेस को, वो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट उस पर नहीं जा रहा। अब इस कंपनी ने घोषणा करी है कि इसने अपने 2 बिजनेसेस में एक्सपेंशन की तैयारी कर ली है, एक तो 4 व्हीलर लाइटिंग और दूसरा 4 व्हीलर के अलॉय व्हील्स का। इनका कहना है दरअसल जो मार्केट सिनेरियो है वो बहुत इंप्रूव कर रहा है और डिमांड इंक्रीज कर रही है, इसीलिए कैपेसिटीज ऐड करने का समय आ गया है। तो एडिशनल प्लांट लगा रहे हैं गुजरात में 4 व्हील की ऑटोमोटिव लाइटिंग कारोबार के लिए, और जो इनका 4 व्हील अलॉय व्हील का बिजनेस है हरियाणा में, उसमें एडिशनल कैपेसिटीज ऐड करने की तैयारी हो रही है। मिंडा 600-625 के जोन से करेक्ट हुआ है और कंपनी का एडेड कॉन्फिडेंस भरोसा दिलाता है। तो मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके ये 550-560 तक के जोन्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स पिछले कुछ दिनों में कई बार वापस रह के आया है, पर बीच में लिया नहीं था। दरअसल पहले भी जब पहली बार लिया तभी मेंशन कर रहा था, क्यों ले रहा हूं। प्रमोटर एंटिटी के मोदी इन्वेस्टमेंट जो है खुले बाजार से खरीदारी कर रही है। बीच में वो बहुत मिनिस्क्यूल खरीदारी कर रहे थे तो मैंने छोड़ दिया। अब फ्राइडे के बाजार बंद होने के बाद फिर डेवलपमेंट और इस बार वापस थोड़ा सा ट्रांच बढ़ गया। 25,000 से ज्यादा शेयर्स के मोदी ने फिर यहां पे उन्होंने खरीदारी करी गॉडफ्रे फिलिप्स की खुले बाजार से। तो प्रमोटर्स की बाइंग पे मैं खास तौर पर फोकस करता हूं क्योंकि मैंने रियलाइज किया है अगर एक कंटिन्यू हो रही है तो इवेंचुअली स्टॉक बढ़िया गजब रीरेट होता है। खैर वो अपनी कहानी। गॉडफ्रे फिलिप्स में लगता है खरीदारी करने के मौके, निबलिंग करिएगा स्टॉक में। 905 तक के टारगेट्स खैर ट्रेडिंग के लिए आज के लिए, और निबलिंग से मेरा मतलब था कि अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो हल्की हल्की खरीदारी करते हुए चलें। प्रमोटर्स की बाइंग पे थोड़ा सा नजर और रखिएगा BC अनाउंसमेंट्स पे, अगर उसको देख के कन्विक्शन बढ़े तो एग्रेसिवली बाय करेंगे। इस समय निबलिंग करने के मौके स्टॉक। चलिए, 5वां स्टॉक जो मेरा व्हील्स इंडिया का है, इसमें छोटी सी खबर आई कि 29 तारीख को इनकी एक बोर्ड बैठक थी जिसमें इनके नॉन कोर एसेट्स को बेचने का फैसला लिया गया है, जिसमें देवली में इनका एक प्लांट है जहाँ पे फैब्रिकेशन वाला काम होता है, तो उसको ये बेच रहे। मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, खरीदारी करके चल सकता है। डिपेंडेबल की बारी आपके हो गए 5? मेरे 5 हो गए। चलिए डिपेंडेबल में बता देता हूँ मैं। 6वां स्टॉक और डिपेंडेबल हमारा टीम लीज इंडिया। इसको इसलिए लिया है कि फ्राइडे के सेशन में इसमें 85% डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी गई है। टीम लीज का मेन काम क्या है? स्टाफिंग का, गिग वर्कर्स का, और इस समय सरकारी नौकरी मिल नहीं रही किसी को, ना ही बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में, एक्सेप्ट IT छोड़ के। तो इनका कामकाज बढ़ रहा है क्योंकि इस तरीके की जो स्टाफिंग कंपनीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है शायद अभी डिलीवरी बेस्ड बाइंग की कई खबरें आती हैं, उसके बाद पता लगता है कि ये बड़ा डेवलपमेंट था, तो इस पर फोकस कर सकते हैं। 3500-3600 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ये कि आप सारे स्टॉक से डिलीवरी ऐसे करके एक्सीलेंट प्लॉट करते हो फिर निकालते हो स्टॉक। ये जी कहाँ पहुंच जाते हो भाई? निफ्टी के 50 हुए, वायदा के स्टॉक्स हुए, ये टीम लीज में भी देखिए बढ़िया। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे रेमंड मैंने मेंशन करा पहले। गॉडफ्रे फिलिप्स प्रमोटर्स की बाइंग, रेमंड्स में प्रमोटर्स की बाइंग। JK इन्वेस्टर्स ने खुले बाजार से 2,20,000 शेयर्स रेमंड्स के खरीदे। एग्रेसिव बाइंग हुई है। प्रमोटर्स की बाइंग पे नजर रखनी है। अभी बाइंग हुई है, मुझे लगता है आज स्टॉक रिएक्ट करेगा, पर ये कंटिन्यू होती है बाइंग तो फिर प्रमोटर्स का एडेड कॉन्फिडेंस नजर आएगा। तो फिर क्योंकि ये स्टॉक वो है जो खैर हाईज तो छोड़ दीजिए, मुझे कुछ ही दिन पहले वो पिछले साल के हाईज 800 के आउट तो वैसे ही याद आ रहे हैं, तो वहां से बहुत तगड़ा करेक्शन इसने दिखाया है और अभी भी बहुत करेक्टेड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और अब प्रमोटर्स की बाइंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है। टेक्सटाइल का धंधा, वो शूटिंग शर्टिंग का धंधा, खैर इस समय पैंडेमिक के टाइम। दूसरी तरफ रियल एस्टेट का धंधा, जो थाने में अपने लैंड को उन्होंने कन्वर्ट कराया, काफी एडवर्टीजमेंट्स बॉम्बे में होते ही रहते हैं। पर अब प्रमोटर्स की बाइंग जो हो रही है 300, मैं 10 रुपए के आसपास के अपसाइड की बात कर रहा हूँ। हाई बीटा है, अगर दिन में मूड सुधरा तो खैर बहुत अच्छे गेंस दिखा सकता है। तब ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस को, लेकिन इस समय थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट के साथ अप्रोच करेंगे। 362 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स, यानी कि वो पावर प्ले, वो फ्री हिट वाले स्टॉक्स, उन पे बातचीत। स्वागत एक बार फिर से आपका, और बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट में स्टॉक है राणे मद्रास।
और इसको इसलिए चुना है कि इनकी भी एक बैठक है, बोर्ड बैठक है 29 तारीख को हुई, और उसमें 8,50,000 जो शेयर्स हैं वो उनको फुली पेड अप बना के दिया गया है, वारंट के तौर पे इशू किए गए हैं। किसको किए गए हैं? राणे होल्डिंग्स को, जो कि इनकी एक ग्रुप कंपनी है। भाव क्या है? करीब 500 रुपये के आसपास। तो पार्टली पेड शुरू में होगा, उसके बाद फिर बाद में पे होगा जब कन्वर्जन पे आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है, और ये ठीक ठाक कंपनी तो वैसे भी है, तो पोजीशन यहाँ पे ली जा सकती है। पिंच हिटर के तौर पे हटसन एग्रो। हटसन एग्रो इसलिए लिया है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा खरीदारी की गई है। पूरे वीक में हमने देखा इसका जो डिलीवरी डेटा था बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो शायद इनसाइडर होगी कुछ लोगों की, या इन्होंने हाल फिलहाल में, आपको याद होगा मैंने बताया था, एक्सपेंशन किया था महाराष्ट्र में, पालघर और कहाँ इन्होंने 2-3 नए प्लांट शुरू किए थे, तो शायद उसकी वजह से भी कुछ लोगों को इनसाइडर होगी। तो यहाँ पे भी डिलीवरी बेस काफ़ी बाइंग की गई, तो मुझे लगता है हटसन एग्रो में खरीदारी कर सकते हैं। 730 का टारगेट आज के लिए होगा। फ्री हिट के तौर पे नजारा टेक नजारा चलेगा, इश्यू प्राइस से बढ़िया, नहीं मजाक कर रहा हूँ। फ्री हिट के तौर पे यार इसे ये अलाउ अगर हो जाए ना तो मजा कि लिस्टिंग के दिन में दूंगा। लोग वैसे ही बोलते हैं, आपने बाजार बंद होने पे बताया था, खुलने का गैप अप मिल गया, मिला ही नहीं। अभी आईओ इशू प्राइस को बताया आपने 5 दिन पहले का। अच्छा, फ्री हिट के तौर पे एक और बढ़िया कंपनी जय कुमार इंफ्रा। तो मैंने अब तक क्या करा, गॉडफ्रे फिलिप्स मेंशन करा, रेमंड मेंशन करा, जहां पे प्रमोटर्स की बाइंग। ये तीसरी कंपनी जहां पे एग्रेसिव प्रमोटर्स की बाइंग चल रही है। प्रमोटर्स ने 3.25 लाख शेयर, 3,26,000 शेयर्स खुले बाजार से इस कंपनी के एक्वायर करें। फ्राइडे का अपडेट ये आता हुआ, यानी कि 3.25 लाख शेयर्स मतलब 0.43, मतलब आधे टके के आसपास की इक्विटी प्रमोटर्स ने खुले बाजार से खरीदी है। इस कंपनी को भी रडार पे रखेंगे फिर हम। 212 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेगा। ये सारे इंफ्रा रिलेटेड स्टोरीज, हाई बीटा स्टॉक, कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं, क्योंकि बाजार रफ पैच हिट कर सकता है। तो एक बार वो प्रॉफिट लॉक हो जाए अगर आपके, तो ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस। पता नहीं गैप अप में भी कुछ हद तक ये टारगेट्स के पास पहुंच होंगे, तो आप अपना कंफर्ट ढूंढिएगा इन लेवल से कितनी दूर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, उसके बाद एंट्री करिएगा। वैस्कॉन इंजीनियर्स, ये मुझे पता नहीं याद पड़ता है, मैंने पिछले हफ्ते भी स्टॉक को मेंशन करा था। वैस्कॉन इंजीनियर्स में इनको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया है 515 करोड़ का उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से नए मेडिकल कॉलेज को सेटअप करने के लिए ऑर्डर आता हुआ। तो वैस्कॉन इंजीनियर्स फिर से रडार पे, फिर से खबर आती हुई 19.5 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक जिन्हें हम कहते हैं पावर प्लेस, और फिर टीम्स का एक क्विक रैप अप भी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के 2 स्टॉक्स में एक तो है सुंदरम फाइनेंस, एनबीएफसी है, और लेने के पीछे 2 वजह थी। एक तो वो डिलीवरी वाला डेटा मैंने देखा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, 83-84% इसमें भी है। 19 मार्च से लेकर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक खूब लोगों ने इसको जमा किया है, इस स्टॉक को 92%, 70% इस तक डिलीवरीज उतरी। फिर हमने कहा चलो इसके और फंडामेंटल्स देखते हैं। तो एनबीएफसीज में बहुत ही उम्दा रिजल्ट, बहुत ही उम्दा वैल्यूएशंस इसके, बहुत ही उम्दा इसका ईपीएस है। मुझे लगता है इस पर फोकस करना चाहिए। साउथ बेस्ड है और 2 व्हीलर फाइनेंसिंग इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, और उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि सुंदरम फाइनेंस में भी आज ध्यान दे सकते हैं। ट्रेडिंग की बेट 2525-2550 तक के लिए इसमें आप खरीदारी करके चलो। और अंत में आईटीसी चलेगा क्या? यार देखो, जब से लड्डू चढ़ाए थे उसके बाद से वो 220-225 का आज बहुत दिनों से भारती के लिए लड्डू चढ़ा दीजिए भैया। भारती के लिए लड्डू चढ़ा रहे हैं, एक में चढ़ा दिए। अब हमें इसलिए लगता है कि यहाँ पे तेजी आनी चाहिए, क्योंकि अब डिफेंसिव बेट का समय है और इसने बहुत लंबे समय से अपना कर लिया है काम, तो इसको खरीदारी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिगरेट कंपनीज में या तमाम सिन प्रोडक्ट वाली कंपनीज में तो फोकस रहेगा ही, क्योंकि आज आपने गॉडफ्रे फिलिप्स दिया है। एफएमसीजी पे ध्यान रखिएगा, ये पूरे पैंडेमिक के दौरान मार्च अप्रैल के बाद से लास्ट ईयर से चले नहीं है सारे स्टॉक, तो शायद अब इनकी बारी आने वाली है। तो आईटीसी से हमने रखा है ट्रेडिंग के लिहाज से 220 का टारगेट लीजिए। अगर 220 हासिल हो जाता है तो फिर हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे क्या टारगेट बनेगा। ठीक बात। अगले 2 स्टॉक्स भी बाय हैं। पहला है एनबीसीसी, तो एक इंफ्रा कंपनी जय कुमार इंफ्रा थी, वो इसलिए थी क्योंकि प्रमोटर्स की एग्रेसिव बाइंग हुई थी।
एनबीसीसी इसीलिए क्योंकि दिल्ली के कुछ मार्की प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे स्ट्रीट बहुत पैनी नजर रखती है। एक वो नेताजी नगर में जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब एनबीसीसी को ऑर्डर नहीं मिला है, एनबीसीसी क्या करती है, ऑर्डर्स पास ऑन करती है। तो नेताजी नगर का काम आगे बढ़ा है। नेताजी नगर के लिए जनरल पूल, ऑफिस अकोमोडेशन, सार्थक ऑफिस, हॉस्टल वगैरह ये सब जो एलाइड एक्टिविटीज थी 1350 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया है। तो ऐसा नहीं इनको ऑर्डर मिला है, पर इस पे भी नजर रहती है कि किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स। तो अच्छी खबर आ रही है नेताजी नगर प्रोजेक्ट को लेकर। मुझे लगता है 47-48 तक के लेवल्स के लिए आज अप्रोच करने के मौके। लास्ट में एडीएफ फूड्स अब इन्होंने गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लीज करी जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई है। तो ये कंपनी अब फ्रोजन ब्रेड्स, स्नैक्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि सूरत में वहां से बनाने के कामकाज की शुरुआत कर रही है। 950 के हाईस थे। और फ्रोजन ब्रेड्स पढ़ने के बाद मैंने ढूंढा फ्रोजन ब्रेड भाई, फ्रोजन फूड आइसक्रीम में क्या होती है फ्रोजन? अब वो कहते हैं कि फ्रोजन ब्रेड वो होती है कि आप एक टेक्निक होती है जिसमें आधी बस बेक करके छोड़ दिया जाता है ताकि डीप फ्रीज करा जा सके उन ब्रेड्स को। तो आप लेकर आए, अपने ओवन में डाला, आपने फुल कुक कर ली और फ्रेशनेस जैसे खाएं। अरे ये अपने दिल्ली वाले भाई लोग सब तो डे टाइम में ही करते हैं। वो समोसा जो है आधा तल के रखते हैं, ब्रेड पकौड़ा आधा तल के रखते हैं। डबल तलते हैं उसके बाद मजा चले जाता है। लेकिन नहीं देखो, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो दोबारा तलते हैं ठंडा हो जाता है इसलिए गर्म करनी। ना हाफ कुक करके जैसे अपने क्रिस्पी बनाने के लिए आप उसको हाफ फ्राई करके रख दीजिए और दोबारा जब आप उसको दोबारा फ्राई करेंगे उसी तेल में तो क्रिस्पी हो जाता है, बहुत ही क्रंची। इसलिए करते हैं वो टेक्निक है फूड की। बस तो ये फ्रोजन ब्रेड तो दिल्ली वालों को सीख के एडीएफ फूड ने ये ब्रेड ऐसी बना दी है। समोसे के बाद मुझे पता नहीं उसके आलू भी याद आने लगे, कहां पहुंचा दिया आपने। मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखाइएगा। 10 के 10 बल्लेबाज। अब 10 के 10 बल्लेबाज हैं तो इसमें सिन प्रोडक्ट का एक की कंपनी आपने जो ली है गॉडफ्रे फिलिप्स, वो हमारी कप्तान की पसंद वाला शेयर होगा। इसलिए क्योंकि प्रमोटर बाइंग है तो उसका इम्पैक्ट जरूर दिखता है, क्योंकि प्रमोटर से ज्यादा अपनी कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता है। तो मुझे लगता है वो खरीद रहे हैं तो ट्रेड जरूर बनता है यहाँ पे। मेरी टीम इस पे स्ट्रीट एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी वेट कर रही है। उससे पहले प्रमोटर्स वो एग्जिट वाला ना, ललित मोदी वाला वो हुआ, अभी कुछ अपडेट है नहीं, लेकिन प्रमोटर्स के मोदी इन्वेस्टमेंट की बाइंग वो इंटरेस्टिंग है। खैर, आपकी टीम में गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों थे। मेरा मन है बल्लेबाज और व्हील्स इंडिया। मुझे याद है क्योंकि लास्ट वीक मैंने मेंशन करा था जब प्रमोटर्स की बाइंग हुई थी, टीवीएस ग्रुप कंपनी, गजब का धंधा था और बहुत बढ़िया री-रेट हुआ था पिछले हफ्ते। और अब आप कह रहे हैं कि नॉन कोर एसेट्स बेचने की तैयारी, तो बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी सामने आ रहे हैं। ये स्टॉक वो है, मतलब मुझे अब याद नहीं आ रहा है, ये आधा होके साल के हाई से कामकाज कर रहा है और 2018 में तो ये बहुत मीनिंगफुल 1200-1300 रुपए के लेवल से ट्रेड करता था, तो वहां से करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखें। अब सुगबुगाहट हो रही है, स्ट्रीट का फोकस आ रहा है, हो सकता है बड़े अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड इवेंचुअली देता हुआ नजर आए। चलिए, मेरी 10 की टीम अब आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। शुरुआत करी थी मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से। आज 10 के 10 बल्लेबाज है। शुरुआत हुई थी बायोकॉन के साथ, जहां पे इनकी बायोकॉन फार्मा जो एक होली ओन सब्सिडरी है उसने ब्राजील में पैर रखा है, करार किया है। तो अब लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में ये अपने जेनरिक्स बेचने की तैयारी करती हुई। नेशनल ऑक्सीजन और लिंडे इंडिया, ये कोविड टाइम्स पैंडेमिक वापस ग्रिप करता हुआ हमको कॉशन रखना है। और लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड कहा जाता है 4 गुना से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई थी। ये दोनों कंपनीज उसी धंधे में। पर नेशनल ऑक्सीजन इसलिए लिया था कि एक डेट को रिड्यूस करने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर जारी करती है एंटिटी को। और लिंडे इंडिया क्योंकि नेशनल ऑक्सीजन रडार पे आया तो लिंडे बट ऑब्वियस था, जो हाई से 1900 प्लस के हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा था। ये दोनों कंपनी, और लिंडे तो खासतौर पे बेहतरीन कंपनी है। मिंडा इंडस्ट्रीज एक कॉर्पोरेट रीजेक, अब उसके बाद केपेक्स पे फोकस मैनेजमेंट कर रहा है। डिमांड आउटलुक बड़ा स्ट्रांग है, तो ये एलॉय व्हील्स और 4 व्हीलर व्हील्स के प्लांट्स के लिए और एक्सपैंड करने की, नए प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी खबर कंपनी के लिहाज से। उसके बाद फोकस आजकल रहता है प्रमोटर्स की बाइंग इन लेवल्स पर। कहां हो रही है? गॉडफ्रे फिलिप्स में केके मोदी इन्वेस्टमेंट की तरफ से बाइंग एग्रेसिव चल रही है। पहले हल्की हल्की हो रही थी, फ्राइडे का अपडेट है कि एग्रेसिव 25,000 से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। डिपेंडेबल भी डाला था रेमंड, क्योंकि यहां पे जेके इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छी खासी 2 लाख 2.25 लाख शेयरों की खुले बाजार से खरीदारी करी है। उसके बाद जेकोबार इंफ्रा भी सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि प्रमोटर्स की एग्रेसिव बाइंग है। यहां पे तो 3-3.25 लाख शेयर्स, यानी कि इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 0.4-0.5% के आसपास का स्टेक प्रमोटर्स ने फ्राइडे को खरीद डाला।
जहां जहां प्रोमोटर्स की बाइंग उन कंपनीज को वैसे ही हमेशा नजर पर रखिएगा। वैस्कॉन इंजीनियर्स ऑर्डर बैक करा उत्तर प्रदेश में, इसीलिए रडार पर। एनबीसीसी वो कौन सा नगर था, सरोजनी नगर, बापा नगर, काका नगर, सरोजनी नगर, जो भी नगर इन्होंने कहा, ये दिल्ली के ये सारे उसी इलाके में। तो वो सबलेट कर, अब उस पे फोकस है, उसके रिडेवलपमेंट पे फोकस है और खबर अच्छी आती हुई इसलिए रडार पर। एडीएफ फूड्स ने सूरत का जो प्लांट था उसे कमीशन कर दिया, प्रोडक्शन की शुरुआत हो रही है, ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है, इसीलिए खरीदारी करने के मौके। चलिए, खरीदारी पे फोकस के साथ साथ थोड़ा सा सचेत रहिए, इसलिए बिकवाली वाले शेयर्स भी शामिल किए हैं। और मुंबई में, महाराष्ट्र में या केरल, गुजरात, तमिलनाडु, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे लॉकडाउन की थोड़ी सी छाया पड़ रही है। इस वजह से उन स्टॉक्स पे प्रभाव पड़ेगा जो पीवीआर, इंटरग्लोब, इस जैसे शेयर हैं जिनका डायरेक्ट बिजनेस हिट होता है। बड़ी उम्मीद बंधी थी कि शायद अब वैक्सीन के बाद सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जिस तरह से तस्वीर बदल रही है उससे थोड़ी दिक्कत है। आईओसी और एचपीसीएल में भी बेचने की सलाह है, क्योंकि जो फ्यूल है उसकी डिमांड थोड़ी सी टैपर हो रही है और साथ ही साथ दाम बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कंपनियों को, कोई बाहरी प्रभाव है उनके ऊपर। और व्हील्स इंडिया में खरीदारी इसलिए क्योंकि नॉन कोर एसेट्स देवली प्लांट ये बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से खरीदारी करनी चाहिए। टीम लीज, ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें डिलीवरी डेटा है, तो कोई समझदार व्यक्ति इसमें डेफिनेटली खरीद सकता है। आप डिलीवरी देख सकते हैं, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बिजनेस इनका भी बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि स्टाफिंग का काम आजकल इन्हीं के थ्रू हो रहा है, तो मुझे लगता है फोकस करना चाहिए। हटसन एग्रो, ये सब डिलीवरी वाले स्टॉक हैं। सुंदरम फाइनेंस, जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिली। राणे मद्रास में इन्होंने अपने ग्रुप कंपनी राणे होल्डिंग्स को वारंट जारी किए हैं अच्छे खासे प्राइस पे, तो मुझे लगता है वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। और अंत में आईटीसी, बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक है, इतना डिफेंसिव कई बार हिलता भी नहीं है, लेकिन इस मौके पर डिफेंसिव स्टॉक रखना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है।